आज इस ऑनलाइन क्लास में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। क्लास 12 के सब्जेक्ट बायोलॉजी के इस ऑनलाइन क्लास में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, और ये आज का वीडियो फोटोसिंथेसिस से संबंधित तीसरा वीडियो है। इस तीसरे भाग के अंतर्गत हम प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वर्णक पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त होते हैं, उनकी संरचना कैसे होती है। इससे पहले फोटोसिंथेसिस के सेकेंड भाग के अंतर्गत हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में डिस्कस किया था कि पादपों में पाए जाने वाला क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार का होता है। उसमें हमने ग्रेनम देखा था, फिर थाइलोकोर की संरचना पड़ी थी। थाइलोकोर के अंतर्गत कणिका में उभरी हुई संरचना जिसे पॉर्क और पॉन ने क्वांटोसोम नाम दिया था के बारे में पढ़ा था, और उस क्वांटोसोम के अंतर्गत कैरोटेनॉइड्स, क्लोरोफिल, फाइकोबिलिन्स एवं क्विनोन्स जैसे घटक पाए जाते थे। तो ये संरचनाएं कौन कौन सी? क्लोरोफिल या पर्णहरित, कैरोटेनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स प्रकाश संश्लेषी वर्णक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि ये तीनों ही प्रकार के घटक प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान प्रकाश को अवशोषण का कार्य करते हैं। तो इस वर्णक की परिभाषा क्या होती है? वे संरचना या लवक में पाई जाने वाली वे संरचनाएं जो निश्चित तरंगदैर्ध्य का अवशोषण करती है, वर्णक या पिगमेंट कहलाती है। हमने इससे पहले एक शब्द पढ़ा था PAR, फोटो सिंथेटिक एक्टिवेशन रेडिएशन। प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाली या एब्जॉर्ब होने वाली लाइट है वो विजिबल लाइट है, दृश्य प्रकाश है। और दृश्य प्रकाश कुल 7 रंगों से निर्मित होती है, अलग अलग तरंगदैर्ध्य जिनका एक निश्चित रंग होता है, जिसे हम बैंगनी आह पिंडाला के नाम से जानते हैं। तो बैंगनी से प्रारंभ होती है, लाल तक पहुंचती है, लाल प्रकाश तक। इसमें से एक निश्चित तरंगदैर्ध्य का अवशोषण करने वाली संरचनाओं को क्या नाम देंगे? वर्णक देंगे। वर्णक जो प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो रहे प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहलाते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहलाते हैं। वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर्णहरित, नंबर 2 कैरोटेनॉइड्स और नंबर 3 फाइकोबिलिन्स। इसमें से मुख्य वर्णक है वो है पर्णहरित। तो ये कैसा कहलाएगा? मुख्य वर्णक। जबकि कैरोटेनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स सहायक वर्णक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो वर्णकों को हम 2 भागों, पिगमेंट को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, मुख्य और सहायक। मुख्य में एक ही आएगा जिसे हम पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं, और सहायक वर्णक में 2 आएंगे, कैरोटेनॉइड्स आएंगे, फाइकोबिलिन्स आएंगे। सबसे पहले बात डिस्कस करते हैं हम क्लोरोफिल की या पर्णहरित। जब कभी भी हमें कोई प्रश्न पूछता है कि पादपों का हरा रंग, पत्तियों का हरा रंग क्यों दिखाई देता है, तो इसका सिंपल सा आंसर हम क्या देते हैं कि पादपों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। या फिर हम और थोड़े सी लो लेवल पे चले जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, पर्णहरित पाए जाते हैं। इसके कारण पर्ण का रंग कैसा दिखाई देता है? हरा रंग दिखाई देता है। तो वो ही संरचना जो पादपों में हरे रंग के लिए उत्तरदायी होती है वो पर्णहरित कहलाता है। जीवों में पाए जाने वाले पर्णहरित कुल 7 प्रकार के होते हैं। इसमें से
जीवों का इसीलिए अब शब्द यहाँ प्रयुक्त किया जा रहा है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जीवाणुओं में भी होता है। प्रकाश संश्लेषित जीवाणु होते हैं और पादपों में तो वैसे ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, चाहे वो शैवाल हो या फिर वहाँ से एंजियोस्पर्म तक हो। इसलिए हम क्या नाम देते हैं? जीवों में। युग्लिना एक जंतु है लेकिन फिर भी उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तो कितने प्रकार के हुए? इनके प्रकार मुख्य रूप से क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, 5 प्रकार के ये। और बैक्टीरिया में पाया जाने वाला बैक्टीरियो विरिडीन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो कुल कितने प्रकार के हो गए? 7 प्रकार के क्लोरोफिल जीवों में पाए जाते हैं। इसमें से बैक्टीरियो विरिडीन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल केवल और केवल प्रकाश संश्लेषित जीवाणुओं में ही पाया जाता है, जबकि शेष अन्य क्लोरोफिल पादपों में पाए जाते हैं। इन 5 प्रकार के क्लोरोफिल में से क्लोरोफिल ए सभी पादपों में पाया जाता है, चाहे हरे रंग का हो अथवा नहीं हो। क्लोरोफिल ए सभी पादपों में पाए जाने के कारण इसको सार्वत्रिक क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। क्लोरोफिल बी केवल हरे पादपों में पाया जाता है, जैसे हरी शैवाल है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म, इसमें क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल बी और इसके साथ में सी, डी और ई पाए जाते हैं। अब क्लोरोफिल ए किस में पाया जाएगा? कि सभी पादपों में, जैसे जैंथोफाइसी जो कि शैवाल का समूह है, सुनहरे पीले रंग का होता है। इसका मतलब पीला रंग होने के कारण बी तो इसमें नहीं पाया जाता। बी पाया जाता तो क्या होता? हरा रंग होता, लेकिन उसमें A% है। क्लोरोफाइसी मेंबर के सदस्य यदि देखा जाए तो वो हरे रंग की होती है, हरी शैवाल होती है, तो उसमें ए भी है, तो उसमें बी भी है। जिन पादपों में हरा रंग दिखाई देता है, जिस पादप भाग में हरा रंग है वहाँ पे क्लोरोफिल B% है, और यदि हरा रंग नहीं है तो ए तो होगा ही होगा। तो क्लोरोफिल कुल होते हैं वो कितने प्रकार के हो जाते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। इसमें से क्लोरोफिल ए और बी मुख्य क्लोरोफिल के रूप में जाने जाते हैं। तो हम इसकी रासायनिक संरचना देख लेते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है। पर्णहरित की संरचना का अध्ययन सबसे पहले विस्टॉटर, स्टॉल और फिशर के द्वारा 1922 में किया गया था। कई बार प्रश्न पूछा जाता है क्लोरोफिल या पर्णहरित की संरचना का अध्ययन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? विस्टॉटर, स्टॉल और फिशर। जबकि पॉर्क और पॉन्ड ने क्या कहा था कि इन क्लोरोफिल के निर्मित होने से एक विशिष्ट संरचना बनती है जो फोटोन को ग्रहण करने का कार्य करती है, वो क्वांटोसोम कहलाती है। क्लोरोफिल ए का जो आणविक सूत्र होता है वो C55, कार्बन कितने हैं? 55 कार्बन है, हाइड्रोजन 72, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4 और Mg एक सिंगल होता है। जबकि क्लोरोफिल बी का आणविक सूत्र देखा जाए तो C55, यानी दोनों में कार्बन एक समान है, हाइड्रोजन 70, यानी क्लोरोफिल बी के अंदर 2 हाइड्रोजन ए की तुलना में कम होती है, O एक अतिरिक्त होता है, O6 होता है, नाइट्रोजन 4 होती है, मैग्नीशियम 1 होता है। तो इस प्रकार से इन दोनों क्लोरोफिल के आणविक सूत्र का कंपैरिजन किया जाए तो इसमें जो मुख्य अंतर होता है वो किसके संदर्भ में होता है? वो होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रूप में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रूप में। क्लोरोफिल ए में CH3 समूह जुड़ा होता है, जबकि उसी के स्थान पर क्लोरोफिल बी में CHO जुड़ा हुआ होता है। CH3 और CHO एक एल्डिहाइड समूह है। अब दोनों में जो अंतर आ रहा है वो किस संदर्भ में आ रहा है? जैसे हम इसकी तुलना करें इन दोनों समूह की, तो ये है 72 और O5, क्योंकि नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कार्बन तो बराबर है। अब इसमें क्या है? कार्बन है, CHO है,
तो दोनों ही समूह में मैथिल समूह भी सी है और एल्डिहाइड समूह में भी एक सी है, वो तो बराबर हो गया। लेकिन इस ए में पाए जाने वाले मैथिल समूह में 3 हाइड्रोजन है, जबकि बी में पाए जाने वाले एल्डिहाइड में कितनी हाइड्रोजन है? 1। इसका मतलब बी में 2 हाइड्रोजन की कमी होगी। तो ए में 72 हाइड्रोजन थी, उसके स्थान पर 2 कम होने के कारण कितनी हुई? 70 होगी। हाइड्रोजन कितनी हुई? 70, 2 हाइड्रोजन की कमी होगी। लेकिन ए के मैथिल समूह में ऑक्सीजन नहीं है, तो कितना हुआ? 5। लेकिन क्लोरोफिल बी के एल्डिहाइड समूह में 1 ऑक्सीजन आ गई, तो 1 ऑक्सीजन अतिरिक्त हुई, तो 5 पहले थी और ये कितनी आ गई? 6 आ गई। इस प्रकार से इस फॉर्मूलों को आप कंठस्थ कर लें, इन दोनों फॉर्मूलों को। कई बार ये प्रश्न नीट के एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि क्लोरोफिल ए का आणविक सूत्र है या क्लोरोफिल बी का आणविक सूत्र उपस्थित है। क्लोरोफिल ए और बी में अंतर होता है CH3 CHO के द्वारा या फिर कोई अन्य ऑप्शन दे दिया जाता है। जब हम रंग की बात करते हैं तो क्लोरोफिल बी ए नीले हरे रंग का होता है, नीला हरा रंग का, जबकि क्लोरोफिल बी है वो पीले हरे रंग के होते हैं। जब हम इसको आइसोलेट करते हैं, क्लोरोफिल ए और बी को पृथक्कृत करते हैं, उस समय इनकी रंग हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आणविक सूत्र जो इन वैज्ञानिकों के द्वारा ज्ञात किया गया था वो C55 था। तो इसमें कार्बन 55 किस प्रारूप में विन्यासित होते हैं? ये इसके संरचनात्मक सूत्र के रूप में आता है। क्लोरोफिल का संरचना 2 भागों में या 2 भागों से मिलकर बनी होती है। एक भाग होता है इसका शीर्ष भाग जो सिर कहलाता है, ये इसका हेड, और हेड के अतिरिक्त जो भाग बनता है वो कहलाती है फाइटोल पूंछ। तो कितने भागों से मिलकर बना होता है? 2 भागों से, फाइटोल टेल और हेड। इस हेड में 4 पाइरोल वलय, पहली पाइरोल वलय, फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। कितनी पाइरोल वलय हो गई? 4। इसीलिए इसको पाइरोल सिर भी कहते हैं। फाइटोल पूंछ के अंदर कुल 20 कार्बन होते हैं, जबकि रिमेनिंग 35 कार्बन इस हेड क्षेत्र के अंतर्गत होता है। दूसरे पाइरोल वलय, ये पाइरोल वलय नंबर सेकंड से का पहला कार्बन, इसका ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। इस पाइरोल वलय के तीसरे कार्बन से इस देखिए पर पाए जाने वाले समूह के आधार पर क्लोरोफिल ए और बी की संरचना बनती है। किस पर? बाकी की पूरी संरचना ए और बी में दोनों समान होती है। यदि इस सेकेंड पाइरोल वलय के तीसरे कार्बन से CH3 समूह जुड़ा हुआ, मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो वो क्लोरोफिल ए कहलाएगा। जबकि इस CH3 समूह के स्थान पर एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है, तब हम उसको क्लोरोफिल बी कहते हैं। तो अंतर केवल इतना ही है। इसलिए सामान्य प्रारूप में हम क्या करते हैं कि इस CH3 समूह के स्थान पर डैश डैश करके A लिख देते हैं, और A यदि A क्लोरोफिल A का है तो हम CH3 लिखते हैं, और B का है तो CHO लिख देते हैं। तो क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाती है। इसके अतिरिक्त सभी संरचना समान है। इन पाइरोल वलय के मध्य भाग के अंतर्गत मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। मैग्नीशियम के बिना क्लोरोफिल का संश्लेषण नहीं होता। तीसरे कार्बन से, चौथी पाइरोल वलय के तीसरे कार्बन से, ये वलय नंबर 4, इसका पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, इसका ये तीसरा कार्बन, इस तीसरे कार्बन से CH2 और CH2 की सहायता से एस्टर बंध बनता है। ये क्या बना? एस्टर बंध, COO एसीटेट वाला हुआ है। तो एक एस्टर बंध की सहायता से फाइटोल पूंछ इस हेड से जुड़ी हुई होती है। इस प्रकार से
एक फाइटल पूंछ और शीत के द्वारा क्लोरोफिल अणु का की संरचना निर्मित होती है। हमने जब खनिज पोषक तत्वों में पढ़ा था कि जब किसी क्लोरोफिल को जला दिया जाए तो क्या शेष रहता है, तो जलाने से जो भाग प्राप्त होता है वो पादप भस्म कहलाती है, उसमें हमेशा अकार्बनिक तत्व होता है। तो इस संरचना को यदि हम देख लें तो इसमें अकार्बनिक तत्व कौन सा है, मैग्नीशियम। तो पादप भस्म के रूप में क्लोरोफिल की भस्म में क्या पाया जाएगा, मैग्नीशियम। बाकी सभी कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, हाइड्रोजन है वो H2O के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जबकि नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में बदल करके गैसीय रूप में मुक्त हो जाती है। तो शेष भस्म में क्या रहेगा, केवल और केवल मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम हमें शुद्ध रूप से प्राप्त हो जाता है। क्लोरोफिल के बाद में सेकेंड नंबर का वर्णक है जिसको हम सहायक वर्णक के रूप में मानते हैं, वो है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स एक सहायक वर्णक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कैरोटीनॉइड्स और तीसरे नंबर का जो वर्णक है वो है फाइकोबिलिन्स। इन दोनों वर्णकों को हम सहायक वर्णक के रूप में प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि जिस प्रकाश ऊर्जा का या जिस तरंगदैर्ध्य का अवशोषण क्लोरोफिल के द्वारा नहीं होता, उस तरंगदैर्ध्य की प्रकाश को कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स अवशोषित करके उसको एक पुंज के रूप में क्लोरोफिल तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। कैरोटीनॉइड्स की खोज गाजर में वैकेन रोडर के द्वारा 1831 में की गई थी। कैरोटीनॉइड्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक कैरोटीन कहलाता है और दूसरा ज़ैंथोफिल कहलाता है। तो कैरोटीनॉइड्स कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। कैरोटीन होते हैं वो केवल और केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। जैसे कैरोटीन का जो अणुसूत्र है वो क्या है, C40H56, कार्बन 40 है जबकि हाइड्रोजन है वो 56 है। कैरोटीन का रंग सामान्य तौर पर लाल होता है। जैसे उदाहरण की बात की जाए कि कौन कौन से कार्बनिक यौगिक कैरोटीन कहलाता है, तो जैसे लाइकोपीन, अल्फा कैरोटीन और एक और आता है, इसको नाम से जानते हैं जो कॉमन है, बीटा कैरोटीन। कि गाजर में क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है। कौन सा, बीटा कैरोटीन। तो सबसे पहले कैरोटीन के रूप में कैरोटीनॉइड्स वैकेन रोडर के द्वारा खोजा गया था। जिस पादप भाग में भी ये उपस्थित होंगे सामान्य तौर पर इसका रंग कैसा दिखाई देता है, लाल कलर का। जैसे गाजर के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है, कैरोटीन पाई जाती है, और ये कैरोटीन वर्णक के रूप में है। विटामिन ए का पूर्ववर्ती पदार्थ कहलाता है, इसलिए गाजर का सेवन करने से कैरोटीन की पूर्ति होती है, फलस्वरूप विटामिन ए का संश्लेषण अधिक हो जाता है। इसलिए हम सामान्य कॉमन भाषा में कह सकते हैं कि गाजर से विटामिन ए प्राप्त होती है। दूसरा, ज़ैंथोफिल। ऐसे कैरोटीनॉइड्स जो कार्बन हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं वो कहलाते हैं ज़ैंथोफिल। कैरोटीन और ज़ैंथोफिल में केवल एक ही अंतर है, केवल कार्बन हाइड्रोजन से है तो कैरोटीन, और यदि उसके साथ में ऑक्सीजन भी है तो कहलाता है वो ज़ैंथोफिल। जैसे फॉर एग्जांपल इस ज़ैंथोफिल का सामान्य मूलानुपाती सूत्र है, अणुसूत्र है वो कैसा है, C40H56 और O6, ये इसका मूलानुपाती सूत्र है, सामान्य सूत्र है। ज़ैंथोफिल का रंग पीला या भूरा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो उदाहरण कौन कौन सा है, ल्यूटीन, जियाज़ैंथीन और क्रिप्टोज़ैंथीन। तो कुल कितने प्रकार के हुए। इसके अलावा वाइलोज़ैंथीन भी कैरोटीनॉइड्स के रूप में, ज़ैंथोफिल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसमें से बीटा कैरोटीन एक और सेकेंड नंबर का ल्यूटीन, ये दो ऐसे वर्णक हैं, यानी कैरोटीन से तो हुआ बीटा कैरोटीन, और
ज़ैंथोफिल से हुआ ल्यूटीन, ये सभी हरे पादपों में उपस्थित होता है। कौन सा? ल्यूटीन और कैरोटीन। जिस प्रकार से सभी हरे पादपों में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, उसी प्रकार से कैरोटीनॉइड्स के रूप में ल्यूटीन और बीटा कैरोटीन पाया जाता है। टमाटर में लाइकोपीन वर्णक की मात्रा अधिक होती है। कैरोटीनॉइड्स के बाद में तीसरे प्रकार का सहायक वर्णक है, वो है फाइकोबिलिन्स। सहायक वर्णक का नंबर 2 और वर्णक नंबर 3। फाइकोबिलिन्स सामान्य तौर पर लाल और नीले शैवाल के अंतर्गत उपस्थित होते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है फाइकोइरिथ्रिन और एक होता है फाइकोसाइनिन। फाइकोइरिथ्रिन भी पुनः 2 प्रकार के होते हैं, आर फाइकोइरिथ्रिन और सी फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोसाइनिन भी 2 प्रकार के, आर फाइकोसाइनिन और सी फाइकोसाइनिन। आर फाइकोइरिथ्रिन या इरिथ्रिन मुख्य रूप से लाल शैवाल में उपस्थित होता है, जबकि फाइकोसाइनिन मुख्य रूप से नीले हरे शैवाल, जिसको हम सिंपल भाषा में BGA कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। इसमें पाया जाने वाला फाइकोबिलिन्स है वो कौन सा है? फाइकोसाइनिन, जिसके 2 प्रकार, सी फाइकोसाइनिन, आर फाइकोसाइनिन। लाल शैवाल में पाया जाने वाला आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोइरिथ्रिन और सी फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोबिलिन्स भी क्लोरोफिल के समान पायरोल वाले से निर्मित होता है, लेकिन ये फाइकोबिलिन्स की संरचना एक सरल रेखीय संरचना होती है। इस प्रकार की एक सरल संरचनाएं पाई जाती है, जिसमें वलय कितनी होगी? 4 पायरोल वलय होगी, जबकि क्लोरोफिल के अंदर चारों पायरोल वलय आपस में जुड़ करके एक रिंग नुमा संरचना का निर्माण करते हैं। फाइकोबिलिन्स भी कैरोटीनॉइड्स की तरह ही जो क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा अवशोषित नहीं होती, उसको अवशोषित करके क्लोरोफिल तक पहुंचाया जाता है। इसके अतिरिक्त जब कभी भी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, लाल प्रकाश का अवशोषण करना, तो ये दोनों प्रकार के वर्णक फाइकोबिलिन्स और कैरोटीनॉइड उस ऊर्जा को ग्रहण करके क्लोरोफिल को ऑक्सीडेशन से बचाता है। और ये ऑक्सीडेशन कौन सा होगा? फोटो ऑक्सीडेशन। तो ये सहायक वर्णक 2 प्रकार से कार्य करता है। नंबर 1, क्लोरोफिल का फोटो ऑक्सीडेशन होने से रोकता है, और नंबर 2, कम तरंग दैर्घ्य की ऊर्जा को ग्रहण करके क्लोरोफिल तक पहुंचाता है, जिसके कारण लगातार फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती रहती है। इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषी वर्णक की यदि बात करें तो कौन कौन से हुए? 3 प्रकार के, क्लोरोपर्णरहित या क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन। सबसे अधिक पादपों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल कौन सा हुआ? ए और बी। सभी हरे पादपों में कौन सा पाया जाता है? बी। सभी पादपों में कौन सा पाया जाता है? ए। कैरोटीनॉइड्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा या सभी हरे पादपों में पाए जाने वाले कैरोटीनॉइड्स कौन से होंगे? ल्यूटीन और बीटा कैरोटीन। इसके साथ इस टॉपिक को हम यहाँ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे जो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयुक्त होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो केवल और केवल लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो विजिबल लाइट के संदर्भ में होता है। किसका अवशोषण कौन सा वर्णक करता है, कौन सी ऊर्जा को अवशोषित करता है और किस तरंगदैर्घ्य की ऊर्जा को वापस वातावरण के अंतर्गत उत्सर्जित करता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, नमस्कार।